हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये वीडियो होने वाला है सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर। तो सेंसरी इशू बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑटिज्म में। अगर सेंसरी इश्यूज़ को आप लोग समझ गए और आपका बच्चा सेंसरी इश्यूज़ को ईजिली खुद से मैनेज करना अगर सीख जाता है तो आप ये समझ जाओ कि मैंने ऑटिज्म में आधी जंग जो है वो जीत ली है। क्योंकि आधे से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के बिहेवियर में दिखती हैं वो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से होती हैं। सेंसरी इश्यूज़ हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर ना तो फोकस कर पाते हैं, ना उनकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, ना ही किसी एक्टिविटी में उनका ध्यान लगता है, ना ही वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और उसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो यहाँ से आप समझ जाओ कि अगर सेंसरी इश्यूज़ को हम लोग मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और यही चीज़ें आप देखते हो कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे, जैसे आप वर्णम को ही देख रहे हैं या और ऑटिस्टिक बच्चों को देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे एज के साथ उन बच्चों में वो बच्चे अपने आप को अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं, मतलब सही से रेगुलेट कर पाते हैं, मतलब पब्लिकली वो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनमें नहीं आ रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि उन बच्चों ने कहीं ना कहीं अपने उन सेंसरी सिम्टम्स को, बिहेवियर को मैनेज करना सीख लिया है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। और जब तक हमारे बच्चे सेंसरी इश्यूज़ को खुद से मैनेज नहीं कर पाते हैं तब तक आप देखते हैं कि वो उनको कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और कितना ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कि हम लोग देखते हैं 5, 6, 7 ईयर्स तक जब सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं तो इवन हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट तक नहीं करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है। तो कितनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती है। तो धीरे धीरे सेंसरी इश्यूज़ जब बच्चा उनको मैनेज करना सीखता है तब मैं बोलती हूँ कि गाड़ी थोड़ी थोड़ी जो है वो पटरी पे आना स्टार्ट हो जाती है। तो शुरू में आप लोग थेरेपी का सहारा लेते हैं और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई हुई है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे आप बोलते हैं ना कि ऑटिज्म को क्योर नहीं किया जा सकता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसको भी हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सेंसरी इश्यूज़ को हमारे ऑटिस्टिक बच्चे खुद से मैनेज करना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि धीरे धीरे कई बार तो कुछ बच्चे इतने अच्छे तरीके से सेंसरी इश्यूज़ को मैनेज करते हैं खुद से कि लगता ही नहीं है कि वो बच्चे ऑटिस्टिक हैं। या कई बार हम इस चीज़ को मास्किंग का भी नाम देते हैं। जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कई सारे ऑटिस्टिक पर्सन आपने देखा होगा बड़े होके वो इतनी अच्छे तरीके से मास्किंग करते हैं, इतने अच्छे तरीके से अपने ऑटिज्म सिम्टम्स को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं पब्लिकली कि लगता ही नहीं है कि वो पर्सन जो है वो ऑटिस्टिक है। हालांकि वो सिम्टम्स, वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर उनके साथ ही प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। साइड में एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ चला रही हूं, अर्नव का एक प्रैक्टिकल वीडियो है रेस्टोरेंट का। इसके सहारे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो मुझे हेल्प कर रहे हैं और डेफिनेटली आप लोगों को भी हेल्प करेंगे। ये बात तो सही है कि जैसे अर्नव की अभी नीड बेस्ड लैंग्वेज है, 13 ईयर्स का वो हो चुका है, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग बोल के उसको समझा नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जिनका लैंग्वेज लेवल बेटर नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें वो समझते नहीं हैं। अगर हम ये बोलें कि ये चीज़ें पब्लिकली बेटा अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये बातें हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि ऑटोमेटिकली हम उनके ब्रेन को ट्रेंड करें, उनमें कुछ ऐसी हैबिट्स डालें जिससे कि उनको पता भी नहीं चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो उस हैबिट के अकॉर्डिंग ढल जाता है और इनडायरेक्टली जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उनको वो खुद से मैनेज करना सीख जाता है। नहीं समझे तो अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो कि अर्नव के जो मेन सेंसरी इश्यूज़ थे, हर बच्चे में कुछ सेंसरी इश्यूज़ जो होंगे वो थोड़ा माइनर लेवल पे होंगे और कुछ सेंसरी इश्यूज़ जो होंगे वो थोड़ा सीवियर लेवल पे होंगे। जैसे अर्नव में स्मेल का जो सेंसरी इशू है, स्मेल रिलेटेड, वो जो है वो
थोड़ा माइनर है, बहुत माइनर है वो ओनली शुरू से ही मैंने देखा है, वो अगर स्मेल करता है किसी चीज़ को तो वो सिर्फ मुझे स्मेल करता है, यानी कि मेरे क्लॉथ्स को स्मेल करेगा या मुझे स्मेल करेगा, वो और किसी चीज़ को स्मेल नहीं करता है। तो ये तो है। और जिन बच्चों में ये चीज़ सिवियर तरीके से होती है, आपने देखा है, मैंने भी देखा है, वो हर चीज़ को उठा के स्मेल करते हैं, चाहे वो चॉक हो, चाहे वो कोई क्लॉथ हो, चाहे वो टॉय हो, हर चीज़ को स्मेल करते हैं, वो सिवियर होता है। आपने देखी है वो चीज़। तो 2 नहीं, मैं 3 बोलूँगी आप लोगों को। अर्नब के एक तो टैक्टाइल बहुत सिवियर है, दूसरा वर्बल स्टीमिंग, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा सिवियर है। ओरल सेंसरी इशू भी अर्नब में सिवियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ओरल सीकिंग भी करता है। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम है हमारे सामने अर्नब की। और सच कहूँ तो सिर्फ यही 3 मेन प्रॉब्लम है जिनकी वजह से अर्नब का पता चलता है कि हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये तीनों चीज़ें ना रहें तो अर्नब का पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज बाकी चीज़ों में वो ट्रेंड हो चुका है पब्लिकली, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने भी देखा है। सिर्फ जब वो सेंसरी इशूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है तब प्रॉब्लम आती है, तब थोड़ा पता लगता है कि हाँ अर्नब ऑटिस्टिक है। सो यही कोशिश जारी है, इन चीज़ों को सिखाने के लिए ही अभी हमारे एफर्ट्स रहते हैं कि कैसे पब्लिकली इनको मैनेज करना है। और आप देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप देख रहे हैं हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो भी सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है आपके बच्चों का, उसको घर पे मत दबाइए। घर पे आपको फोर्सफुली उनको स्टॉप नहीं करना है। घर पे एक प्रॉपर सेंसरी सीकिंग जो सेंसरी डाइट है वो आपको हमेशा अपने बच्चों को देते रहना है। पब्लिकली जो है वो चीज़ें हम लोगों को मैनेज करनी है। अब कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, वो घर पे भी पूरा उनको स्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और बाहर भी पूरा दबाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और डेफिनेटली स्टीमिंग बिहेवियर जो कि सेंसरी इश्यूज़ को टैकल करने के लिए हमारे बच्चे करते हैं, और स्टीमिंग जो होती है वो ज़रूरी है हमारे बच्चों को खुद को रेगुलेट करने के लिए। और जब आप वो ज़रिया उनसे छीन लेते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एग्रेशन, इवन ब्रेन फंक्शनिंग भी अच्छे नहीं हो पाती है, सही इतनी इम्प्रूव नहीं होती है। बच्चा टोटली जो है वो बोलते हैं ना कि खुद के कंट्रोल से और आपके कंट्रोल से भी वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। तो ये चीज़ भी हमको समझनी है कि स्टीमिंग हेल्पफुल भी है हमारे बच्चों के लिए, लेकिन वही स्टीमिंग पब्लिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, समटाइम दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कि वर्बल स्टीमिंग जैसे बिहेवियर जो हैं वो पब्लिकली दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो कई बार हम लोगों को अपने बच्चों को वहाँ से उठाना पड़ता है। तो कैसे हमारा बच्चा सोशलाइज होगा और कैसे जो सोसाइटी है उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को अपने बच्चों को सिखानी है। सिखानी कैसे हैं, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है गाइस, जैसे टैक्टाइल का अर्नब को है तो अर्नब डेली, ये डेली का उसका काम है कि डेली इवनिंग में वो फ्रिज से आटा निकालेगा और कटोरी लेगा। मैंने उसको बोला है कि नीचे फर्श में नहीं खेलना है, कंटामिनेशन होती है, उसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे हेल्थ रिलेटेड। तो वो अभी वो ट्रेंड हो चुका है, खुद कटोरी में आटा लेगा, चेयर पे बैठेगा और सिंपली अपने हाथों से इस तरह से वो आटे को मसलता रहता है, यानी कि जैसे सेवइयाँ बनाते हैं ना वैसे ही वो अपने हाथ से मसलता रहेगा। और जितनी देर वो आटा पकड़ के बैठा होता है ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अर्नब घर में प्रेजेंट है। उसका मुंह पूरी तरह से बंद होता है, पूरा शांत, जैसे वो बोलते हैं ना कोई मेडिटेशन कर रहा हो। ऐसा इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है उस चीज़ का, क्योंकि वो चीज़ उसको सुकून देती है, रिलैक्स देती है। वो पूरी तरह से उसमें शांत हो जाता है और खो जाता है। यानी कि ये वाला बिहेवियर अर्नब को अगर आप 4-5 घंटे भी बिठा के रखो तब भी वो उस चीज़ को करेगा। या और बाकी के टाइम वो क्या करता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फ्री अगर बैठा है, अगर फ्री नहीं बैठा है मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हम लोग करा रहे हैं तो नहीं, ओनली जब फ्री टाइम में बैठा है तो उसके हाथ में गाड़ी होती है या कुछ और चीज़ होगी, उससे वो खेलेगा। या तो यहाँ से एक बात यह है कि काफ़ी पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ होल्ड करके रखता है, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को अपने बच्चे से लेते हैं तो बच्चा टोटली डिसरेगुलेट हो जाता है, गुस्सा करता है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को हर जगह उस चीज़ को लेके जाना पड़ता है। मैंने भी अर्नब के स्कूल में देखा था, कई बच्चों को देखा है, बाहर भी पब्लिकली भी वो कोई ना कोई टॉय हाथ में पकड़ के रहते हैं, तो वो आदत पड़ जाती है। तो अब यहाँ पे देखो अर्नब का भी टैक्टाइल सीकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओनली घर पे हम लोग उसको बिल्कुल नहीं रोकते हैं। वो आटा अगर डेली लेना है तो वो डेली लेगा,
उसको कार पकड़ना है ठीक है, लेकिन बाहर जाते समय आपको उसके हैंड में कुछ भी नहीं देना है गाइस, कुछ भी नहीं देना है। वैसे ही घर में एक फिक्स टाइम बनाना है, घर पे भी आपको पूरा दिन वो ऑब्जेक्ट उस बच्चे के हाथ में नहीं देना है। जैसे अगर अर्नब को मैं चाहूँ ना तो वो पूरा दिन भी आटा लेके बैठ सकता है, लेकिन अर्नब को पता है उसका मैंने एक फिक्स टाइम बनाया है। इसीलिए जिन चीज़ों को आपको पता होता है कि इस चीज़ की एडिक्शन मेरे बच्चे को हो सकती है, तो कभी भी उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम के लिए आपको नहीं देना है और एक फिक्स टाइम पे देना है। एज ए रिवार्ड आपको देना है, एज ए थेरेपी आपको देना है कि इतने टाइम में ये आपको मिलेगा और इतने टाइम में आप यूज़ कर सकते हो। तो अर्नब का ये टाइम बना हुआ है, जैसे ही इवनिंग होती है बाहर से वो घूम के आता है, वॉकिंग करके आता है, उसके बाद वो खुद फ्रिज से निकाल लेता है और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा वो पकड़ के रखता है, क्योंकि शाम के टाइम पे उसको कुछ नहीं करना होता है। मैं खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और जैसे ही वो खाना खाता मतलब खाना खाएगा, खाना खाने से पहले वो रख देता है उस चीज़ को। तो ये आपको ये तरीका है, क्योंकि जो भी सेंसरी डाइट होगी जिससे बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ को उसको रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगी, बच्चा उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो इसमें आपको बच्चे को वो ट्रेनिंग देनी है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, एक फिक्स टाइम बनाना है। टाइम रख लो कि यही टाइम पे मुझे देना है और इतने ही टाइम के लिए देना है। उसके बाद स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बच्चा उसको छोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। उसके बाद वो चीज़ आपको बच्चे से ले लेनी है। तो अभी जैसे अर्नब के लिए ईजी हो चुका है, तो वो उसका दिमाग ट्रेंड है, उसको बोलना नहीं पड़ता है सबके लिए, वो खुद से इन चीज़ों को करता है। तो ये चीज़ से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको होल्ड करना छोड़ देगा पब्लिकली, बाद में ये आदत छूट जाएगी, नहीं छूटेगी, क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो कभी ख़त्म थोड़ा ना होते हैं, उनको हम लोग क्योर थोड़ा ना कर सकते हैं। तो अगर आपने एक ही जरिया रखा हुआ है, वही जरिया रखा हुआ है उसको सेंसरी डाइट देने के लिए, वो हमेशा उसकी सीकिंग उसके साथ बढ़ती ही जाएगी, उसको वो नहीं छोड़ेगा गाइज। तो एक फिक्स टाइम के लिए रखिए, या फिर एज ए रिवार्ड यूज़ कीजिए कि हाँ अगर आप ये एक्टिविटी करते हो तो उसके बाद में आपको वो जो टॉय उसको होल्ड करना है, वो जो उसका टक्टाइल सीकिंग बिहेवियर है, उसकी जो स्टीमिंग जो रिक्वायरमेंट है, उसको एज ए रिवार्ड भी आप दे सकते हैं। तो रिवार्ड के लिए मैं अर्नब को दूसरी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, बिकॉज इससे क्या होता है कि कुछ भी एक्टिविटी आपको अपने बच्चे से करवानी है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं खोते हैं। उनको पता है कि जब भी मम्मी कुछ एक्टिविटी करने के लिए देगी तो साथ में कुछ रिवार्ड भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे बच्चे बड़े होकर स्टबन होने लगते हैं, हमारे ऑटिस्टिक बच्चे, जैसे आप देखते हैं कि पहले वो कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं और बाद में मतलब बड़े होते हैं तो थोड़ा सा उनका भी बोलते हैं ना कि वो आ जाता है एटीट्यूड कि नहीं करूँगा नॉर्मल बच्चों की तरह, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है। बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, वो चीज़ें। तो अगर रिवार्ड की हैबिट आपने डाल के रखी है ना, तो हर एज तक, आज तक अर्नब को अगर मैं कुछ भी करने को दे रही हूँ, वो फटाक से आएगा मेरे सामने बैठेगा। हाँ ये जरूर है कि पहले ही पूछ लेता है कि ये मैं अच्छे से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये रिवार्ड भी मैंने वैसा कुछ चॉकलेट टॉफी नहीं रखा है कि जिन चीज़ों से उसको नुकसान हो, वो छोटी छोटी चीज़ों से भी मान जाता है। बिकॉज ये हैबिट उसको कब से पड़ी हुई है, जब वो 4-5 साल का था गाइस, तब से ही मैंने ये हैबिट डाल के रखी है। और अभी आप 4-5 रेजिन भी उसके हाथ में रख दो तो वो भी उस रिवार्ड में भी वो खुश हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से ब्रेन ट्रेनिंग है, हैबिट्स हैं, इनको अगर डालेंगे तो आपके लिए आगे अपने बच्चे के साथ लाइफ जो बिताना है वो ईजी हो जाएगा, और बच्चे के लिए भी चीज़ों को समझना जो है वो ईजी हो जाएगा। बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शुरू में बच्चा एक्टिविटीज़ करे बाद में ना करे, क्योंकि लर्निंग कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक चलती है इन बच्चों की, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली वर्बल स्टीमिंग में भी हम लोग वही चीज़ें करते हैं गाइस। उसमें आप माउथ एक्सरसाइजेस तो कर ही सकते हैं, और मतलब जैसे जो च्यूई खाना रहता है, हमारा चिंगम भी अर्नब काफ़ी ज़्यादा चबाता है, उसको भी डेली एक तो खा ही लेता है वो। और काफ़ी जो दूसरे हमारे खाने रहते हैं, जैसे कि चना वगैरह रहता है, काफ़ी जिनसे साउंड आती है, थोड़ा माउथ से ओरल सीकिंग बिहेवियर थोड़ा ठीक होता है, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर का नमकीन मैं अर्नब को बिल्कुल नहीं देती हूँ। घर का जो हमारे पफ्ड राइस होते हैं, जैसे चना हो गया या दूसरे ड्राई फ्रूट हो गए, वो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। और वर्बल स्टीमिंग में कहीं ना कहीं अर्नब को
ऑडिटरी जो इश्यूज हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं अर्नब की वर्बल स्ट्रीमिंग के लिए। ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर भी उसका है, इसकी वजह से भी वो वर्बल स्ट्रीमिंग ज़्यादा करता है। तो उसके लिए मेन जो हम लोगों को हेल्प कर रहा है वो म्यूज़िक ही है। तो दिन में हम लोग उसको जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है वो चीज़ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। सेकेंड हैंड पियानो आप ले सकते हैं और हमने भी लेके रखा है। उसके ऊपर सारे गामा पा आप मार्क करके रख दो, बच्चा खुद भी सारे गामा पढ़ के, नहीं भी पढ़ेगा तो भी उसको आइडिया लग जाता है। इस चीज को रिपीट करवाना है। कुछ अलंकार भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत सुकून मिलता है। आप खुद भी सुनिए और बच्चे को भी उनको रिपीट करने के लिए बोलिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो म्यूज़िक में आप लोग उसको कर सकते हैं, तो उससे वर्बल स्ट्रीमिंग भी कंट्रोल होती है। बाकी हम लोग बाहर भी अर्नब को अब ये बताते हैं कि बाहर कैसे टैकल करते हैं। टैक्टाइल सीकिंग जो होती है ना अर्नब की, बाहर अर्नब को इतना पता अभी लग चुका है, जितना ज़्यादा हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं कि किसी गर्ल को नहीं टच करना है। ये सब चीज़ें मैं स्टार्टिंग से उसको सिखाती आ रही हूँ। ना तो तुम गर्ल को टच करोगे, ना तो तुम बॉय को, किसी को भी टच नहीं करना है, किसी चीज़ को टच नहीं करना है, पूछ के करना है। ये चीज़ें स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं। शुरू में वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे 7-8 ईयर में थोड़ा उसका लैंग्वेज आया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे उसने चीज़ें की तो उसको दूसरे लोगों से भी डांट पड़ी। जब आप रेगुलरली बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, काफ़ी बार उसने वो नुकसान कर दिया बाहर जाके रेस्टोरेंट में या कहीं भी, या मॉल में भी किसी लेडी को अगर उसने टच कर दिया। ये सब कुछ हमारे साथ हो चुका है, लेकिन हम लोग रुके नहीं। वहाँ से हम लोगों को, अर्नब को एक्चुअली ये ज़्यादा आइडिया हुआ, जैसे पार्क वगैरह में भी, कि जब मैं ये चीज़ें करता हूँ तो सामने से बहुत ही गंदा रिस्पांस आता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि पार्क में मैं उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देती थी, उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं दूर रहती थी और अर्नब कुछ ऐसी हरकत कर देगा, सामने वाला उसको जोर से डराएगा। तो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको होता है। वैसे ही दुकान में जाना है, किसी चीज़ को टच करना है, पीछे हट जाओ गाइज। अगर आप लोग डांटते रहेंगे, रोकते रहेंगे, तो इनके दिमाग में ये मैसेज आता है कि सिर्फ पेरेंट्स ही चिक चिक करते हैं, दूसरे लोगों को तो इनसे प्रॉब्लम है ही नहीं। होता ये है कि जब हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं ना, तो हम ही बार बार उनको रोकते हैं, खींच रहे हैं, ऐसा मत करो, सामने वाले को बोल रहे हैं भैया सॉरी, ऐसा वैसा वैसा वो। इससे क्या हो रहा है ना, बच्चे को सिर्फ आपका ही रोल दिख रहा है कि सिर्फ आप ही ऐसे हो जो नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, जो हर चीज से रोक रहे हैं, बाकियों को प्रॉब्लम नहीं है। करने दो, जो भी वो चीजें कर रहे हैं गाइस, बाहर जाके करने दो, क्या हो जाएगा। दूर खड़े रहो, थोड़ा सा दूर खड़े रहो, और हो सके तो इशारे से सामने वाले को बोलो कि आप डांटो। मैंने ये देखा है कि अगर हम लोग 10 बार डांटेंगे ना तब भी अर्नब नहीं मानेगा, और सामने वाला अगर एक बार भी डांट दिया ना तो अर्नब का पूरी हालत खराब हो जाती है। ये चीज़ हमारे बच्चों को बेटर समझ में आती है गाइस। सो अगर ये होता है ना, फिर आपको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ये, कि आपका तो कुछ मतलब है ही नहीं, रोएंगे धोएंगे या थोड़ा सा डराएंगे तो आप वो चीज़ लेके दे देंगे, थोड़ा रॉन्ग बिहेवियर करेंगे तो भी पेरेंट्स डर जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो चीज़ मिल जाएगी। उन चीज़ों से ओवर प्रोटेक्टिव जो आप करते हो बिहेवियर, उससे दूर हटिए। और बच्चों को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बच्चों को खुद के एक्सपीरियंस से वो चीज़ें सीखने दो गाइस, वही मेन तरीका है सोशल एटिकेट बच्चों को सिखाने का। हर कोई यही पूछता है मेरे से कि सोशल एटिकेट कैसे सिखाएं। ऐसे ही सीखेंगे जैसे नॉर्मल बच्चे खुद के बिहेवियर से सीखते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। नॉर्मल बच्चे को तो आप बोल के भी समझा लोगे कि ये चीज़ ऐसे गलत है, इसका ये रिजल्ट हो सकता है। एक ऑटिस्टिक बच्चे को बोल के कैसे समझाओगे कि ये चीज़ सोशली जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। वो चीज़ बच्चा कहाँ से सीखेगा? वो चीज़ बच्चा सीखेगा जब उसको सामने से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और उससे बच्चा फिर थोड़ा सा झिझकता है उस चीज़ को दोबारा करने के लिए। और फिर जब आप इंटरफेयर करते हैं और उसको सही तरीका सिखाते हैं, तब बच्चा उसको समझता है कि हाँ ये सही तरीका मुझे करना चाहिए, ताकि सामने वाला भी जो है वो मतलब उससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को बात बताई, ये हमारा मेन फंडामेंटल था, मेन रूल था अर्नब को सोशल एटिकेट सिखाने का। और बिलीव मी, अर्नब जैसा सिवियर हाइपर एक्टिव बच्चा जिसका कॉग्निटिव लेवल भी इतना अच्छा नहीं है, जिसको मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे को सोशल एटिकेट सिखाना कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। जबकि अभी भी अर्नब की नीड बेस्ड लैंग्वेज ही है।
तो मैं बोलती तो मैं ज़रूर हूँ ताकि लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती रहे अर्नब की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डिपेंडेंट मैं रहती हूँ। अर्नब को लाइव उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखने देती हूँ मैं। तो ये सेंसरी इश्यूज़ को भी आपको, अभी सेंसरी इश्यूज़ की बात पे वापस आते हैं, मैं कहीं और घुस गई थी टॉपिक से, सॉरी। ये चीज़ें भी आप लोगों को शेयर करना ज़रूरी होती हैं, बिकॉज समटाइम मैं भूल जाती हूँ कि हाँ ये चीज़ भी मुझे शेयर करनी थी। तो सेंसरी इश्यूज़ को भी आपको वैसे ही करना है गाइस। घर पे उनको वो चीज़ें अलाउ करने दीजिए और इस तरह से अलाउ करने देनी है, जो भी सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है उसको फिक्स टाइम के लिए रखिए और फिक्स टाइम इंटरवल और सेम टाइम के लिए उनको वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर घर पे आप करने दो। उस टाइम पे आप बिल्कुल नहीं टोकेंगे और एज ए रिवार्ड उसको यूज़ कीजिए। ड्यूरिंग एक्टिविटी भी आपको कोई चीज़ उसमें होल्ड करके नहीं रखने देनी है। आप ड्यूरिंग एक्टिविटी भी जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि अभी नहीं करना है ये, जब ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी उसके बाद करेंगे। से बर्बर स्ट्रीमिंग की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे साइड में जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देख सकते हो कि जब अर्नब पब्लिकली बर्बर स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करता है, रेस्टोरेंट में जाता है, वो बर्बर स्ट्रीमिंग उससे कंट्रोल नहीं होती है, वो करने की कोशिश करता है, तो हम लोग इमीडिएटली उसके साथ थोड़ा फन करने की कोशिश करते हैं या उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा जी बीच में अर्नब के पापा उसको कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, उसको थोड़ा अभी खाना नहीं आया था तो वो बर्बर स्टीमिंग स्टार्ट कर रहा था, तो ऑनियन उसको दे रहे हैं, कुछ उसको इमिटेट करने को बोल रहे हैं या बीच में हम कुछ और करने को बोलते हैं या उसको थोड़ा सा बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं क्या खाना है, अभी क्या है, हम कहाँ आए हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा जरिया होता है स्टीमिंग को रोकने के लिए, क्योंकि इससे बच्चे को पता नहीं चलता है कि मेरी स्टीमिंग को रोका जा रहा है। जब डायरेक्टली स्टीमिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो अनफॉर्चुनेटली जो स्टीमिंग करने की जो क्रेविंग है हमारे बच्चों को वो और ज़्यादा होती है और कंट्रोल करना और मुश्किल होता है। तो बाहर जाके हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से करना है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने आप लोगों को इसलिए साइड में लगा के रखा है, बीच में आपने देखा वो कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करता तो मैंने उसको टिश्यू पेपर दिया, टिश्यू पेपर में उसने वो चीज़ करना स्टार्ट करी टैक्टाइल को सेटिस्फाई करने के लिए, और बर्बर स्टीमिंग को हम लोग खुद टैकल करते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करके। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि बच्चों को डांटना भी नहीं है, डायरेक्टली भी नहीं बोलना है कि स्टीमिंग को आप ख़त्म करो, उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो समझता है या नहीं समझता है, कैसा भी आंसर करे, कुछ भी करे। बीच में आप देखो हम उसके पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं उसके सामने, उसको किस करने के लिए भी बोल रहे हैं, ये वो, तो कुछ भी करना पड़े आप कीजिए उसको, जैसा आपके अंदर टैलेंट है, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप समझ रहे होंगे उस चीज़ को, तो हर जगह पे वो चीज़ करनी है आपको। धीरे धीरे ये जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है ना, ये बाहर पब्लिकली थोड़ा जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो अभी टैक्टाइल बहुत अच्छे से मैनेज हो गया, बाकी और मतलब हो गया है मैनेज। सिर्फ बर्बर स्टीमिंग जो है ना उसको अभी अर्नब खुद से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। बर्बर स्टीमिंग के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, अभी पब्लिकली जाके उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, लेकिन डांटना वाड़ना नहीं है गाइस, डांटने वाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, या आप बीच में हम लोग उसको गाना गाने के लिए बोल देते हैं, अब जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं तो गाना सुनने में तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करना है उनको, और घर पे वो प्रॉपर डाइट जो है वो आपको देनी ही है। या बच्चे का वो फेवरेट जरिया हो सकता है, जैसे अर्नब को पसंद है आटा यूज़ करना, तो अगर बच्चे को कुछ ऐसा पसंद है तो वो करने दीजिए, या आप जो थेरेपी की होती हैं एक्सरसाइजेज सेंसरी इश्यूज़ की वो दे सकते हैं, उससे सेंसरी डाइट दे सकते हैं, लेकिन पूरा टाइम मत दीजिए, एक फिक्स टाइम पे ही दीजिए। तो इससे बच्चे को ये हो जाता है कि हाँ ये टाइम पे मुझे ये चीज़ करने को मिलेगी। तो मैंने देखा टैक्टाइल अर्नब का बहुत ज़्यादा कम हो गया बाहर जाके। तो इसी तरह से हो सकता है बर्बर स्टीमिंग का भी मैं और अच्छा ज़रिया जो है वो ढूंढ लूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। फिलहाल में हम लोग यही चीज़ें कर रहे हैं बर्बर स्टीमिंग को मैनेज करने में। आई होप ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करेगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।